स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर 1 की थोड़ी-सी कुछ चीज़ें जो है, उनका रिव्यू देना है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो स्टडी किया था, यहाँ पे मैथ्स अटैच्ड टू स्प्रिंग। स्टूडेंट, मैथ्स अटैच्ड टू स्प्रिंग जो है, ये आपके पास एक एप्लीकेशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशंस की, जिसमें हम एक मैथ्स को स्प्रिंग के साथ सस्पेंड करते हैं एंड देन उसकी ओसिलेटिंग चेक करते हैं, टू एंड फ्रो ओसिलेटिंग चेक करते हैं फ्रॉम ए टू ओ, ओ टू बी। अब ये जो ओसिलेटिंग है टू एंड फ्रो मोशंस के थ्रू होती है और ये स्प्रिंग वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशंस। तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स आपसे डिस्कस करने हैं। प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको ऑन ईयर दिया था जूम पे, उस टाइम मैंने बताया था कि अगर मैथ हेवियर हो हमारे पास, लार्जर मैथ के लिए ये जो ओसिलेटिंग है ये आपके पास स्मॉल होगी, क्योंकि लार्जर मैथ जो है वो लाइट टाइम के लिए, कम टाइम के लिए ओसिलेट करेगा, और जो आपके पास एक लेटर मैथ होगा वो ज़्यादा टाइम के लिए ओसिलेट करेगा। ज़्यादा मैथ जो है, हैवियर मैथ जो है, वो आपके पास कम टाइम के लिए ओसिलेट करेगा। ये बात हमें नेक्स्ट नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे भी हमें पता चलती है टाइम पीरियड के थ्रू। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड जो है वो आपके पास इस मैथ्स का टी जो है दैट इज डिपेंड अपॉन दी एम, स्क्वायर रूट ऑफ एम। इसमें अगर आप देखें इस इक्वेशंस 10.3 इक्वेशंस के अंदर अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो एम है वो आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पे के भी है, 2 पाई भी है। लेकिन जो मैथ्स है वो जो हमने स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया हुआ है, इस मैथ्स पे टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है। यानी अगर हमारे पास टी जो है वो ग्रेटर है, टी हमारे पास लाइक मैथ्स हमारे पास अगर ग्रेटर है तो वो डिपेंड कर रहा है आपके पास टी के ऊपर। मीन्स के मैं इसको लिख सकता हूँ, टी इज directly proportion to m. Yes, t is directly proportion to m. t अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m का मतलब ये है कि अगर जो मैथ मैं स्प्रिंग के साथ सस्पेंड कर रहा हूँ, ये मैथ जो आपने स्प्रिंग के साथ सस्पेंड किया हुआ है, अगर ये मैथ ग्रेटर है, ये मैथ लार्जर है, तो फिर टाइम पीरियड भी जो है वो बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा ओसिलेट करते हुए स्प्रिंग जो है। लाज़मी सी बात है, जो हैवियर मास होता है, यू नो वेल, उसकी ओसिलेशन जो है वो कम होगी, उसकी टू एंड फ्रो मोशन भी कम होगी, वो कम डिस्प्लेसमेंट कम होगी, तो लाज़मी सी बात है ऑब्वियसली उसका जो टाइम है वो ज़्यादा टाइम लेगा अपने मीन पोजीशंस पे वापस आते हुए। तो हैवियर मास जो है का मतलब ये है कि मैथ्स बढ़ा देने से स्टूडेंट्स आपके पास जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि टाइम पीरियड और आपके पास इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। जबकि जो आपके पास 2 पाई और के है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। 2 पाई यहाँ पे क्यों है? क्योंकि 360 डिग्री के रेंज में हम आपके पास जो स्प्रिंग है वो ओसिलेट करता है, और के जो है आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट्स है। तो 10.3 इक्वेशन जो है दैट इज एक्चुअली अ टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। ओके, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। सिमिलरली अगर हम टाइम पीरियड की नेक्स्ट बात करें, इससे आगे हम बात करें टाइम पीरियड की बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे पोजीशंस ओ के पास जब ये आपके पास बॉल को हम यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आते हैं, इस पोजीशन तक, दिस वन, ये आपके पास दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ए और बी। ये भी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है और ये आपके पास मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जहाँ पे बॉल स्टार्ट में पड़ा हुआ है। आर और ओ का मतलब आपको समझाना है स्टूडेंट्स। मैंने आर और ओ को अगर आप देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जब ये बॉल इस बाउल के ऊपर पड़ा हुआ है तो बॉल जो है वो का वेट डाउनवर्ड अपीयर होगा बाउल के अंदर। कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हम बाउल के अंदर रखते हैं तो सब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड अपीयर होता है,
उसके रिजल्ट में बाउल उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है जो कि उस ऑब्जेक्ट के वेट के एग्जैक्टली इक्वल होता है स्टूडेंट्स। दैट्स व्हाई वो ऑब्जेक्ट बैलेंसिंग रेस्ट पोजीशन में बाउल के अंदर पड़ी होती है। बॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि बॉल जो मेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, जब हम बॉल को मेन पोजीशन पे रखते हैं, इन दैट केस स्टूडेंट्स उसका जो वेट है ये अपीयर होगा डाउनवर्ड, जो कि W इज इक्वल टू mg है। लाजमी सी बात है इस बॉल का कोई ना कोई मैस होगा स्टूडेंट्स। ये जो मैस है ये आपके पास इस पे ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही होगी, जिसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू mg का फैक्टर अपीयर हो जाएगा इस बॉल के अंदर के पड़े होने की वजह से। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स चूंकि बॉल जो है बॉल के ऊपर एक्शन करेगा तो ये बॉल रिएक्शंस भी करेगा। तो लाजमी सी बात है ये बॉल जो है इस बॉल के ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स लगाएगा जो इसके वेट के बिल्कुल इक्वल होगी। दोनों बैलेंस होंगे और दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। दैट विल बिकम जीरो। दैट्स व्हाई बॉल मेन पोजीशंस के ऊपर परफेक्टली स्टेबल कंडीशन में पड़ा होगा। इन दैट केस उसके बाद आप देख सकते हैं जब इस बॉल को ए पे लेके जाते हैं तो स्टूडेंट्स ये बॉल जो है रिलीज होने के बाद एरो को आप देख सकते हैं, इस बॉल का एरो जो है वो ए से ओ की तरफ आ रहा है स्टूडेंट्स, ओ से फिर बी की तरफ, फिर बी से वापस ओ की तरफ एंड 12 oscillate। स्टूडेंट्स इसकी भी बिल्कुल एग्जांपल ऐसी ही है कि अगर मैं इस बॉल का मैच ट्वाइस कर दूं, इस बॉल का मैच बढ़ा दूं, यानी इस मैच को मैं आप कह सकते हैं कि इस मैच को हम ट्वाइस करें, बड़ा बॉल ले लें, मोटा बॉल ले लें, इस केस में जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स वो भी बढ़ जाएगा। यानी लाइटर मैच के साथ अगर लाइटर मैच वाला बॉल होगा तो कम टाइम में आपके पास उसका टाइम पीरियड भी जो है वो कम होगा क्योंकि उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। तो इसी तरीके से आपके पास अगर तो हैवियर मैच है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा स्टूडेंट्स वापस अपनी मेन पोजीशंस पे आने के लिए, और जब वो ज़्यादा टाइम लेगा तो इट मीन्स के उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा बिकॉज टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम। तो बॉल एंड बॉल सिस्टम के अंदर भी आपके पास ये जो फैक्टर है ये वे होता है कि टाइम पीरियड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम स्टूडेंट्स। एम को बढ़ा देने से आपके पास बॉल एंड बॉल सिस्टम जो है उसका टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आप इसको अगर कोई हैवियर मैच है स्टूडेंट्स, इसको आप पॉइंट ए की तरफ लेकर आओगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी लगाते हुए फील होगा कि it is very hard for you to bring this ball to its position A. When you release this ball at position A, you know due to heavier mass it will take much time to bring back to its point A. Okay, because टाइम पीरियड के लिए क्या है, एक रिवोल्यूशन एक साइकिल कंप्लीट करना जरूरी है। साइकिल से मुराद ये है कि ए से ओ, ओ से बी, बी से फिर वापस ओ एंड देन ए। यानी बॉल जब ए से ओ, ओ से बी की तरफ जाएगा और जब ये वापस ए पे आएगा स्टूडेंट दैट विल बी अ टाइम पीरियड। यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। फ्रेंड सेम चीज़ जो है यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ, सेम चीज़ है यहाँ पे नेक्स्ट इसी एग्जांपल के अंदर मैं इसको नीचे क्राउस को लेके जाता हूँ ताकि हम इसको देख सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है आपके पास सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के अंदर भी आप जो है कई ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, लुक एट दैट स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका लेट्स सपोज एक थ्रेड मैंने लिया हुआ है और उसके साथ एक मैश को मैंने सस्पेंड किया हुआ है, मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूँ इसके सेंटर वाले थ्रेड की, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक थ्रेड यूज हुआ है और इस थ्रेड को हमने इस सपोर्ट के साथ सस्पेंड किया हुआ है। इस सपोर्ट के साथ हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है और जब हम इसको इस सपोर्ट के साथ सस्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक मैश है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो सस्पेंड हुआ है और इस थ्रेड की जो लेंथ है उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये जो कैपिटल टी है दैट इज टेंशन। और यहाँ पे जैसे हमने बाउल के लिए एक केस किया था कि बाउल के अंदर जो बॉल पड़ा हुआ है तो लाजमी सी बात है उस बॉल का कोई ना कोई मैच था
मैश होने की वजह से उसका वेट जो है वो अपीयर होता है डाउनवर्ड बाउल के ऊपर। बाउल उस पे एक रिएक्शनल फोर्स लगाता है जो कि उसके वेट के बिल्कुल इक्वल होता है। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पेंडुलम के अंदर भी होगा। जब इसको हम वर्टिकली सस्पेंड करते हैं तो इस बॉल का जो टेंशन है इस थ्रेड के अंदर, स्टूडेंट्स टेंशन फोर्स इस थ्रेड के अंदर अपवर्ड जो है वो लगेगी। ठीक है, ये थ्रेड इस बॉल के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये जो मैंने एक रोप लिया हुआ है या थ्रेड कह सकते हैं आप, ये टेंशन ये थ्रेड इस बॉल के ऊपर एक टेंशन फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स। और जिसके बाद ये जो बॉल है ये इसी रोप के अंदर इसी थ्रेड के ऊपर एक वेट जो है अपना डाउनवर्ड अपीयर कर देगा जो कि इसके टेंशन के बिल्कुल बराबर होगी। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड जो इसका वेट है तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास इक्वल होगा इस रोप के टेंशन के। जो रोप इस बॉल के ऊपर टेंशन अपवर्ड लगाएगी उतना ही वेट डाउनवर्ड अपीयर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पे मार्क कर लेते हैं पॉइंट ओ, पॉइंट ओ से हम जाते हैं ए की तरफ। ओके, ए की तरफ हम जाते हैं, यानी हम अपने हाथ से मैकेनिकल फोर्स लगा के स्टूडेंट्स इस बॉल को ए पोजीशन की तरफ लगाते हैं, ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो एरे शो हुए हुए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास जो वेट है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ है कि we can't describe a vector quantity only by its magnitude. We can describe a vector quantity by its magnitude as well as direction. So you have to describe this vector quantity by resolution and to resolution of vector into its component. So the one vector will be along its x axis, the other one will be y axis. Students, इसका जो x component है वो आपके पास ये रहा mg cos थीटा, एंड इसका जो y कंपोनेंट है दैट इज mg sin थीटा। यानी आप यूँ कह लीजिए अगर ये बॉल यहाँ पे यूँ पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स तो ये इसका wx कंपोनेंट है, दिस वन, एंड सिमिलरली ये जो है ये इसका wy कंपोनेंट है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इसको इमेजिन करें तो x के अकॉर्डिंग जैसे हमने स्टडी किया था 9th क्लास में, एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज एफ साइन थीटा। सिमिलरली हमने यहाँ w को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो हमें दो कंपोनेंट मिले। इसके क्रॉस हमें स्टूडेंट्स मिला wx, this one is wx component, and wx component यहाँ पे आपके पास mg cos थीटा यहाँ पे आ जाता है। और ये जो आपके पास w sin थीटा वाला कंपोनेंट है इसको हम कह देते हैं wy कंपोनेंट। तो फिर अगर आप इसको एक ट्रायंगल मान लें, एक ट्रायंगल मान लें आप इसको, बिल्कुल ही ये वाला ट्रायंगल ये जो आपके पास शो हो रहा है इसको आप ट्रायंगल मान लें और आप इसके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स। आप इसकी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज निकालें तो स्टूडेंट्स आपके पास एग्जैक्टली mg साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी wy के लिए, और आपके पास wx के लिए mg cos थीटा की वैल्यू निकलेगी। स्टूडेंट्स इसका जो ये कंपोनेंट है x वाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ये टेंशन का जो x कंपोनेंट है ये इस वेट का जो x कंपोनेंट है इसकी टेंशन के साथ जो अपवर्ड फोर्स है, जो ये रोब इस बॉल के ऊपर अपवर्ड टेंशन फोर्स लगाएगा, इसके एक्स कंपोनेंट के साथ ये टेंशन का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जबकि जो इसका वाई कंपोनेंट है स्टूडेंट्स इट विल रिमेन, और इसका जो वाई कंपोनेंट है इस बॉल को हेल्प करेगा कि ये ऑसिलेट करे फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ, ओ टू बी, फ्रॉम बी टू ओ, ओ टू ए। स्टूडेंट्स ये जो ऑसिलेशंस होगी ये टू एंड फ्रो होगी एंड ये कंटिन्यूसली ये यहाँ पे ऑसिलेट करेगा ए से ओ की तरफ, ओ से बी की तरफ, एट विल कम बैक फ्रॉम बी टू ओ एंड ओ टू ए। स्टूडेंट्स इसका टाइम पीरियड क्या होगा जब हम इसको ए पॉइंट से रिलीज करेंगे और ये ए से ओ की तरफ जाएगा, ओ से बी की तरफ जाएगा। जब ये वापस आएगा बी से ए एंड बी से ओ एंड ओ से ए की तरफ तो ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताता जाऊँ, एक चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है कि जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास टेंशन के अपवर्ड फोर्स के साथ यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। यानी मैं अगर इसके एक्स कंपोनेंट की बात करूँ
तो ये यहाँ पे ये रोप है, ठीक है, ये आपके पास रस्सी है, इसके ऊपर जो एक्स कंपोनेंट है, ये बिल्कुल इसके इसके वेट के साथ स्टूडेंट्स ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, टेंशन अपवर्ड फोर्स है और जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है। तो डब्ल्यू एक्स इन थी कंपोनेंट टी बोथ विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वाई कंपोनेंट विल हैव दैट बॉल टू oscillate वर्टिकली फ्रॉम ए टू ओ एंड ओ टू बी, ये oscillate करता चला जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम अब थोड़ा सा इसकी टाइम पीरियड की तरफ आ जाते हैं कि आपके पास इसका टाइम पीरियड स्टूडेंट्स क्या होगा, उसकी तरफ आते हैं। टाइम पीरियड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ये आपके पास डिपेंड करता है स्टूडेंट्स लेंथ के ऊपर, थ्रेड के लेंथ के ऊपर, यानी रोप के। और हम अगर थ्रेड का जो टाइम लेंथ लेते हैं, ये आपके पास मैस अटैच टू स्प्रिंग से जरा डिफरेंट केस है स्टूडेंट्स। इसका जो हम रोप का लेंथ लेते हैं, ये इस लेंथ की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये जो हम लेंथ लेते हैं, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका लेंथ है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज अ लेंथ दैट वॉल, ये स्टूडेंट्स लेंथ है, ये लेंथ है। यानी मैं अगर एक रस्सी है, उसकी लेंथ मैंने फर्स्ट टाइम ले ली 5 मीटर। स्टूडेंट अगर नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे डिफरेंट लेंथ ले लूँ, L1 ले लूँ, L2 ले लूँ स्टूडेंट्स, सिमिलरली L3 ले लिया जाए स्टूडेंट्स, और मैं डिफरेंट लेंथ ले लूँ, और मेरे हाथ में एक स्टॉप वॉच है स्टूडेंट्स, और मैं टाइम पीरियड नोट करूँ, तो आप देखेंगे तीनों दफ़ा मुझे डिफरेंट टाइम पीरियड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, ये आपके पास लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इस रस्सी के, या अगर हम धागा लेते हैं उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर तो मेरे पास लेंथ ज़्यादा है स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि मेरे पास टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको ए से ओ और ओ से बी, बी से वापस ए की तरफ रिवर्स आते हुए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड स्टूडेंट ज़्यादा होगा इन दैट केस। ठीक है, टाइम पीरियड लेंथ ट्वाइस कर देने से टाइम पीरियड भी ट्वाइस होगा। ट्वाइस का मतलब क्या है कि मैंने अगर फर्स्ट टाइम ले ली है 5 मीटर ले लिए स्टूडेंट्स, एंड सेकंड टाइम मैंने ले ली है 10 मीटर। ओके, सेकंड टाइम मैंने ले ली है 10 मीटर, यानी मैंने ट्वाइस कर दी इसकी लेंथ। और थर्ड टाइम मैंने स्टूडेंट्स ले दी आपके पास 15 मीटर, यानी उसके 3 गुना मैंने बढ़ा दी है। और आपके पास अगर स्टॉप वॉच स्टूडेंट्स आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको L1 के टाइम पे जो टाइम पीरियड मिला वो टोटली चेंज होगा L2 से, और L2 के टाइम दफ़ा जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा वो बिल्कुल चेंज होगा L3 से। ये तीनों लेंथ्स के लिए 3 डिफरेंट टाइम पीरियड आपको मिलेंगे, क्योंकि तीनों दफ़ा हमने लेंथ चेंज कर दी है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट, फार्मूले में आप चेक कर सकते हैं, लुक एट दैट। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, वो उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर मैं मैस अटैच टू स्प्रिंग की बात करूं, तो फार्मूला वहाँ थोड़ा सा चेंज था। वहाँ स्टूडेंट्स फार्मूला था आपके पास T इज इक्वल टू 2 पाई स्टूडेंट्स 2 पाई एंड M बाई के स्टूडेंट्स, M बाई के फार्मूला जो है उससे आपके पास चेंज था। ये तो था आपके पास मैस अटैच टू स्प्रिंग के लिए। तो मैस अटैच टू स्प्रिंग का जो मैस था स्टूडेंट्स, वो आपके पास डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ एम के ऊपर, और जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। यानी मैं अगर ये कह दूं कि एक पेंडुलम है, मैंने उसको थ्रेड के साथ दबाया हुआ है, बांधा हुआ है, और मैं उसका मैस जो है वो ट्वाइस करने लगा हूँ, या मैस उसका 3 गुना बढ़ाने लगा हूँ, और आपसे मैं कहूँ कि क्या उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आंसर विल नो, देयर विल नो इम्पैक्ट ऑन टाइम पीरियड, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, keep in mind, independent of mass. But in the case of mass attached to spring, let's suppose if I twice the mass, if I double the mass, it will impact the mass of a mass attached to spring depend on time period.
So it means it will change the time period. Okay, if I change the mass in case of mass attached to spring. But in case of simple pendulum, let's suppose if I change the mass, it will put no impact on the time period of pendulum, because the time period depend only on the length, students. This one, length. There is no mass in the formula. There is no mass in the formula. It means that it strictly depend upon the length of the pendulum. Students, length of the pendulum, not on the मैश जो हमने उसके साथ सस्पेंड किया हुआ है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट लेंथ्स ली है। L1 आप कह सकते हैं, यहाँ मैंने ले ली L2 स्टूडेंट्स, और थर्ड टाइम मैंने ले ली L3। तो आप देखोगे कि मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे L2 जो है बजाय यहाँ लेने के आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैंने यहाँ लाजमी सी बात है रस्सी की लेंथ बढ़ गई है, और L3 जो है उसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी, और बाल उसके साथ यहाँ मैंने बांधा हुआ स्टूडेंट्स। तो आप देखोगे L1 L2 L3 इसका टाइम पीरियड है। अब एक यहाँ इमेजिन करें थोड़ा सा, खुद सोचिए जब रस्सी की लेंथ बढ़ जाएगी, ये रोप की लेंथ आप बढ़ा दोगे और आप इसको पोजीशन ए की तरफ लेकर आओगे यहाँ पे, यानी आप अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर आओगे स्टूडेंट्स। एक्सट्रीम पोजीशंस क्या है, जहां आप मैकेनिकल एनर्जी लगा के इस बाल को इस ओ पॉइंट से इस ए पॉइंट की तरफ लेकर आएंगे स्टूडेंट्स। तो आप क्या है यहाँ पे कि अगर आपने लेंथ इंक्रीज कर दी है तो लाजमी सी बात है ये ऑसिलेट करेगा, जरा स्लोली ऑसिलेशन करेगा, इसके टाइम पीरियड इंक्रीज कर देगा लेंथ बढ़ा देने से। छोटी लेंथ जो है, आप घर में भी ये बात एक्सपेरिमेंट कर लें, मैं तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप एक्सपेरिमेंट कर लें। फर्स्ट टाइम एक स्मॉल लेंथ का थ्रेड ले लें और उसका कोई मैश बांध दें और उसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाए, आप देखेंगे ऑसिलेशन बड़ी फास्ट होगी। सेकंड टाइम आप जरा थ्रेड की लेंथ बढ़ा दो और फिर देखो, आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट करेगा थ्रेड, लेंथ बढ़ा देने से, लेंथ वाइज कर देने से स्टूडेंट्स। थर्ड टाइम आप अगर लेंथ और बढ़ा दोगे, आप देखेंगे ऑसिलेशन और जो है कम होगी, यानी वो एक कंप्लीट साइकिल जो है वो आपको सेकंड जो है वो ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा उस स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं स्टूडेंट्स के आपके पास टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो लेंथ पे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, मैस पे नहीं डिपेंड करता स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये जो है लेंथ पे डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑफ इट्स मैस एंड एम्पलीट्यूड। यस, एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स, उस चीज से आपने परेशान नहीं होना कि एम्पलीट्यूड क्या है। मैं छोटा सा यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट दे देता हूँ। देखिए आपके पास है, लेट्स सपोज ये एक थ्रेड है, मैंने एक सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है। अब ये इस बाल की स्टूडेंट्स मीन पोजीशन है, जिसको मैं मार्क कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ओ से मार्क कर लेता हूँ उसको, ओ से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? यस, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड फॉर दैट केस? सिंपल पेंडुलम के केस में स्टूडेंट्स, मैंने अपने हाथ से मैकेनिकल फोर्स लगा के लेट्स सपोज इस बाल को लेकर आया इस पोजीशन तक स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पोजीशन तक लेकर आया, और आप सपोज करें कि मैं इस बाल को यहाँ पर लेकर आया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इसका ओ है, मैंने इसको मार्क कर लिया ए। एक्चुअली एम्पलीट्यूड क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब इस बाल को मैंने ओ से डिस्प्लेस किया ए तक। आप डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ऑब्वियसली सिस्टम यूनिट तो उसका यूनिट जो है वो मीटर है। तो लाजमी सी बात है, लेट्स सपोज मैंने 5 मीटर या 7 मीटर डिस्प्लेस किया इस ए को। तो जब हम इस ए को डिस्प्लेस करते हैं ओ से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस ऑब्जेक्ट की अपनी मीन पोजीशन से, ये एम्पलीट्यूड कहलाती है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेरी करती जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक दफ़ा बाल को पोजीशन ए से छोड़ा, फिर मैं इस बाल को लेट्स सपोज पोजीशन ए से छोड़ा, और नेक्स्ट दफ़ा मैंने इसी बाल को यहाँ पोजीशन ए से छोड़ा, तो लाजमी सी बात है एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से बॉल यहाँ आएगा बी एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ आके स्टूडेंट्स ये रुकेगा। तो बी के लिए जो इसका एम्पलीट्यूड है वो ओ से बी ये बन जाएगा सिमिलरली, और जो मैंने फर्स्ट टाइम बॉल छोड़ा था वो ऑब्वियसली यहाँ रुकेगा, तो एम्पलीट्यूड आपके पास ये बन जाएगा।
this will be amplitude for that case, students. So this is known as amplitude. The displacement of a ball, the displacement of an object from its mean position is known as amplitude. This is known as amplitude. अगर हम वेव के केस में एम्पलीट्यूड की बात करें कि वेव के केस में आपके पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये एक वेव है, मैंने एक वेव बना दी है आपके लिए, ये एक वेव है। अब ये आपके पास मेन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ए से, एंड ये आपके पास एम्पलीट्यूड है, दिस विल बी एम्पलीट्यूड। ये जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसके मेन पोजीशन से, वो आपके पास एम्पलीट्यूड कहलाएगा, दिस विल बी एम्पलीट्यूड। और एक मैकेनिकल केस के अंदर आप देखें कि इस बॉल को आप यहाँ तक अगर लेकर आए हैं तो दैट्स विल बी एम्पलीट्यूड। आपके रिलीज करने के बाद ये यहाँ पे आके रुका है, यहाँ पे आके रुका स्टूडेंट्स, ये तमाम इसके एम्पलीट्यूड्स होंगे। तो वो ये कहने का कोशिश कर रहा है कि पेंडुलम का जो आपके पास टाइम पीरियड है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, साथ साथ उस मैच पे भी डिपेंड नहीं करता जो आप रस्सी के साथ बांधेंगे। इट विल ओनली डिपेंड द लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द थ्रेड, उसकी वजह से उसका टाइम पीरियड इंक्रीज डिक्रीज करेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास ऑब्वियसली एक इम्पार्टेड केस था जो मैंने डिस्क्राइब किया है, और आपके वो पॉइंट्स जो मे भी जिसमें थोड़ा बहुत डाउट्स हो वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके बारे में बात करते हैं कि a body executing SHM is always vibrates about its fixed position। yes स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी जिसके साथ भी अगर SHM होगा, जिस बॉडी के अंदर भी, वो अपने मीन पोजीशन के साथ ही ऑसिलेट करेगा। जैसे आप पॉइंट ओ देख रहे हैं, इस पॉइंट ओ का ये इसका मेन पोजीशन है स्टूडेंट्स, ये इसके इर्द गिर्द ही ऑसिलेट करेगा, यानी जब ये ए पे जाएगा वापस ओ की तरफ आएगा, जब ये बी पे जाएगा तो वापस ही ओ की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ओ से अवे चला जाएगा किसी न्यू पोजीशन पे। जैसे 9th में आपने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ स्टेबल होने के लिए ये जो बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्टूडेंट वापस अपने मेन पोजीशन पे आता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी न्यू पोजीशन पे चला जाता है। तो जितनी भी ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशंस की स्टूडेंट्स, ये अपने मेन पोजीशंस के इर्द गिर्द होती है। इसके अलावा बॉल एंड बॉल सिस्टम में देख लें आप, अगर इसको पॉइंट ओ से लेट सपोज रिलीज करते हैं ए की तरफ और ए से फिर ओ एंड देन बी, स्टूडेंट्स ये जो ऑसिलेशंस है इसकी अगेन एंड अगेन आप देखें, इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन है। बी से भी आप एरो देखें टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन है, ए से भी आप एरो देखें टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन है। सिमिलरली अगर आप मैश अटैच टू स्प्रिंग पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपके पास जितनी भी ऑसिलेशंस है आप देखें, एफ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इसको वापस अपनी मेन पोजीशन तक ही लेकर आता है। केस 3 में देखें, रिस्टोरिंग फोर्स वापस इसको स्टेबल करने के लिए अपनी मेन पोजीशन तक ही लेकर आता है। तो जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में केसेस है स्टूडेंट से टुवर्ड इट्स मेन पोजीशंस होती हैं। दैट्स व्हाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। यस दैट्स ट्रू। एक्सेलरेशन जो है क्यों डायरेक्टेड टुवर्ड होती है, क्योंकि आपके पास ये जब ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ए से इस मैच को रिलीज करते हैं तो एक्सेलरेट होता है टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन। इसी तरह आपके पास जब ये बी से वापस ओ की तरफ आता है तो फिर भी इसकी एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन होती है, यानी बी से ओ की तरफ और ए से बी की तरफ भी देखें, दोनों केसेस में इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशंस होती है। मैग्नीट्यूड जो होता है एक्सेलरेशंस का स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, यानी जो एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके पास मेन पोजीशन पे 0 होता है और मैक्सिमम होता है आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस पे। क्यों होता है, ये देखिए, जब आप इसको यहाँ पे पॉइंट ओ से एक्सेलरेट करके ए पे लेके जाते हो, या एक्सेलरेशन इसकी मैक्सिमम होती है स्टूडेंट, जब ये वापस ए से ओ की तरफ जाता है तो जब ये मीन पोजीशंस पे आता है वापस, तो इन दैट केस इसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू फ्रैक्शंस, ड्यू टू फ्रैक्शन, ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्सेस। जाहिर है जब ये ओ से ए की तरफ जाता है और ओ से बी की तरफ जाता है, जब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो देन रिजल्टिंग और फ्रैक्शन फोर्स की वजह से स्टूडेंट इसकी एक्सेलरेशन जो है वो स्टूडेंट्स 0 जो है वो होने की कोशिश करती है। दैट्स वाई यही वजह है
कि आपके पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको 0 मिलती है मीन पोजीशंस पे और मैक्सिमम मिलती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे, क्योंकि बॉल मैक्सिमम एक्सेलरेट होता है एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट वेलोसिटी जो है दैट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। आप देखें वेलोसिटी किस चीज का नाम है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का नाम है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जब हम ए से ओ की तरफ जाते हैं स्टूडेंट, ए पे कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, ए पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, ज़ाहिर है रेस्ट पे आता है, तो इन दैट केस 0/t क्या होगा, 0 होगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपके पास वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशंस पे, इन दैट केस आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। इसी तरह बी भी आप देखें, ओ से बी की तरफ जाते हुए रेस्ट पे आता है, अगेन इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इन दैट केस आपके पास इसकी वेलोसिटी फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाएगी। और ये जब ए से बी की तरफ आता है तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करता है स्टूडेंट्स, और जब ये वेलोसिटी गेन करता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वी इंक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है। ए से बी की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है, बी से ए की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है। यहाँ इसकी ऑसिलेशन कंटिन्यूस होती है, मोशन कंटिन्यूस होती है, इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास इसका जो वेलोसिटी है वो आपके पास मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वाइब्रेशंस हैं आपके पास। One complete round trip of a body about its mean position is known as one vibration. One vibrations क्या होगी आपके पास, जैसा कि मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपके पास एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है, मिसाल के तौर पे आपके पास बॉल है, ये बॉल मेन पोजीशन पे है, मेन पोजीशन से आप इसको लेट्स सपोज लेकर गए, यहाँ पे लेकर आए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप लेकर आए पॉइंट ओ पे, तो आप इसको रिलीज करते हैं, लेट्स सपोज रिलीज करने के बाद ये ऑसिलेट करके ए से स्टूडेंट्स ए से ओ की तरफ आया, ए से ओ की तरफ आया मेन पोजीशन की तरफ, और ओ से पास होते हुए स्टूडेंट्स यहाँ बी की तरफ आया, इन न्यू एक्सट्रीम पोजीशंस पे आया स्टूडेंट्स। जब ये वापस बी से ओ की तरफ जाएगा स्टूडेंट्स, बी से ओ की तरफ और ओ से अगेन ए की तरफ जाएगा, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा। इसलिए उसने कहा कि जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होती है वाइब्रेशंस की, वो क्या कहलाती है, कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वाइब्रेशंस की अबाउट इट्स मेन पोजीशन, यानी इस मेन पोजीशन के ये जो मेन पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा वो आपके पास वाइब्रेशंस कहलाएगा। टाइम पीरियड भी बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एक कंप्लीट होती है वन वाइब्रेशन, वो इसका टाइम पीरियड कहलाती है। यानी मैं इसको यहाँ से रिलीज करता हूँ, ये बॉल यहाँ से होते हुए स्टूडेंट्स बी की तरफ जाएगा, एंड बी से होते हुए स्टूडेंट्स जब ये वापस आएगा इसी पॉइंट ए की तरफ, ये इसके कंप्लीट वन साइकिल होगी और यही इसका एक्चुअली टाइम पीरियड होगा। यानी जब ये वापस हमारे हाथ में स्टॉप वॉच है और हम जैसे ही ओ से इसको रिलीज करने लगे तो टाइमर पे क्लिक कर दें, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास जब बी से ओ से ए पे जाकर देन यू स्टॉप द टाइमर, और वहां पे नोट कर लें कि इस रोप ने इस मैच के साथ कितने सेकंड्स कवर किए हैं, बी से ए की तरफ आते हुए इसका टाइम पीरियड होगा स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी जो है सिंपल इज दैट, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड क्यों कहा, क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में। यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड के। यस, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल अगर आपके पास टाइम पीरियड के, तो मींस के अगर टाइम पीरियड कोई ऑब्जेक्ट कम होगा, किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी के लिए देखें ना, आपके पास जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है टी इज इक्वल टू 2 पाई, yes, t is equal to 2 pi square root L by G। स्टूडेंट्स टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का L by G पे डिपेंड कर रहा है। ओके
एल बाई जी पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास एल है, दिस इज लेंथ ऑफ द रोप, यस, ये आपके पास एल है। स्टूडेंट्स ये मिसाल के तौर पर मैंने एक केस के लिए लेंथ जो है 5 मीटर ले ली, सेकंड केस के लिए मैंने 10 मीटर ले ली। 10 मीटर के लिए यू नो आपके पास टाइम पीरियड कम लगेगा, टाइम पीरियड जो है वो आपके पास सॉरी ज्यादा हो जाएगा, लेंथ बढ़ा दी है। टाइम पीरियड जब ज्यादा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी जो है क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड के इनवर्स है, रिसिप्रोकल है, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो टाइम पीरियड किन किन फैक्टर से बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी उन्हीं फैक्टर से कम होती है। जिन फैक्टर से टाइम पीरियड बढ़ता है फ्रीक्वेंसी उन्हीं फैक्टर से कम होती है। जैसे पेंडुलम के लेंथ बढ़ा देने से टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेंथ आप कम रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा साइकिल कंप्लीट होंगे। जाहिर है लेंथ कम होने से फ्रीक्वेंसी तब कम बढ़ेगी जब कम पीरियड टाइम पीरियड होगा और इसी तरह हिसाब से ज्यादा साइकिल कंप्लीट होंगे। स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैथ जो है किसी स्प्रिंग का, तो अगर आप ट्वाइस कर देते हैं तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा और टाइम पीरियड भी जो आपके पास है वो ट्वाइस हो जाएगा और टाइम पीरियड ट्वाइस होने से आपके पास फ्रीक्वेंसी कम हो। एम्पलीट्यूड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज नॉट एज एम्पलीट्यूड। ये नहीं अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास मेन पोजीशन है, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये डिस्प्लेस्ड हुई है तो मैं इसको कहूंगा पोजीशन ए, दैट विल बी एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स, यस दिस विल बी एम्पलीट्यूड। ये आपके पास है एम्पलीट्यूड होगा और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी इस बॉडी की फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, इसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, यस। तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थे। आपकी तमाम टेक्स्ट बुक के वो पॉइंट्स मुझे लगा कि शायद आपको क्लियर ना हो तो वो मैंने क्लियर कराने की भरपूर कोशिश की है, डीप से डीप समझाने की कोशिश की है मैंने। उसके बावजूद भी किसी स्टूडेंट्स का कोई कंसर्न पॉइंट हो वो लाजमी डिस्कस करें। और एक बात मैं आपको लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, अपनी असाइनमेंट्स लाजमी टाइम पे जमा करा दें आप लोग। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट्स नहीं जमा कराए, बिलाल, आतिर, रजा, ये जो बॉयज हैं ये कम्प्लीटली एब्सेंट हैं। काइंडली आप लोग अपने असाइनमेंट पे कंट्रीब्यूट करें। अगर तो बोर्ड का एग्जाम ना हुआ तो याद रहे आपको, आपके बोर्ड का एग्जाम ना होने की सूरत में आपके 9th 10th कंबाइन हो जाएंगे और बोर्ड वाले इन असेसमेंट्स के जो स्कूल वर्क में आपकी ग्रेडिंग होगी वो हमसे मांगेंगे। हमने आपका यही रिजल्ट उन्हें प्रोवाइड करना है। आप कंट्रीब्यूट करें और अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट जमा कराएं। जिनकी पास्ट असाइनमेंट्स है वो भी जमा कराएं। मैं आपके तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपकी कंट्रीब्यूशन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आपका लेक्चर ऑन एयर रिकॉर्ड हुआ करेगा और मुझे असाइनमेंट्स उसी दिन जमा कराया करें। जिन स्टूडेंट्स ने 2 असाइनमेंट्स जमा कराए और पुराने असाइनमेंट्स जमा नहीं कराए अभी तक, वो स्टूडेंट्स पे अपने असाइनमेंट्स जमा कराए। थैंक्स। एंड असाइनमेंट्स में इसके साथ आज की असाइनमेंट मैं इस लेक्चर के साथ शेयर करूंगा, वो असाइनमेंट्स मुझे कल इसी टाइम तक जमा करा दें। कल के लेक्चर्स दोबारा मिलते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।